नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस और मैं हूं आपके साथ आर्या पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन न्यूज पॉइंट में, जहां आपको दिखाएंगे दिन भर की बड़ी खबरें। और ये खबरें राजनीति की हलचल हो, अपराध की बड़ी वारदातें हो, खेल जगत की ताजा गतिविधि हो या फिर फिल्मी दुनिया की चर्चित खबरें। हर खबर का पूरा डिटेल आपको यहाँ मिलेगा हमारी इस खास पेशकश में। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने फ्रांस दौरे पर हैं, जहां पेरिस में प्रवासी भारतीयों ने उनका अभूतपूर्व और भव्य स्वागत किया है। मोदी और भारत माता की जय के नारों के बीच पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए भारत की बदलती तस्वीर का खाका खींचा है। फ्रांस से लौटने से पहले पीएम मोदी ने प्रवासी भारतीयों को संबोधित भी किया। बता दें, अपने संबोधन में पीएम मोदी ने एक ऐसा दिलचस्प आंकड़ा सामने रखा जिसने पेरिस के उस हॉल में मौजूद हर शख्स को हैरान भी कर दिया और गर्व से भी भर दिया। पीएम मोदी ने भारत सरकार के 12 साल के कामकाज और उपलब्धियों की तुलना सीधे फ्रांस के आकार और आबादी से कर डाली। इसी पर देखिए स्पेशल रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने फ्रांस दौरे पर हैं, जहां पेरिस में प्रवासी भारतीयों ने उनका अभूतपूर्व और भव्य स्वागत किया। मोदी और भारत माता की जय के नारों के बीच पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए भारत की बदलती तस्वीर का खाका खींचा। फ्रांस से लौटने से पहले पीएम मोदी ने प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने एक ऐसा दिलचस्प आंकड़ा सामने रखा जिसने पेरिस के उस हॉल में मौजूद हर शख्स को हैरान भी किया और गर्व से भी भर दिया। पीएम मोदी ने भारत सरकार के 12 साल के कामकाज और उपलब्धियों की तुलना सीधे फ्रांस के आकार और आबादी से कर डाली। प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जितने पूरे घर फ्रांस में हैं, उससे ज्यादा तो हमने 12 साल में अपनी सरकार में बनवा दिए थे। पिछले 12 साल में देश में 25 करोड़ लोग, यह आंकड़ा सुनकर के आप भी हैरान हो जाएंगे, 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। यानी एक ऐसी प्रगति जिसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। फ्रांस में जितने घर हैं, पूरे फ्रांस में टोटल जितने घर हैं, उससे भी अधिक पक्के घर बीते 12 वर्षों में हमने जरूरतमंदों के लिए बनाए हैं। पीएम मोदी ने मंच से अपने 12 साल के कार्यकाल की उन बड़ी उपलब्धियों को गिनाया जिन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था और सामाजिक ढांचे को बदल कर रख दिया है। पीएम मोदी का इशारा साफ था कि जिस रफ्तार और स्केल पर आज का भारत काम कर रहा है, वो दुनिया के बड़े और विकसित देशों की सोच से भी परे है। पीएम मोदी ने भारतीय लोकतंत्र की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि ये भारतीय लोकतंत्र की ही सुंदरता है कि एक चाय वाला यहाँ तक पहुंचा है। इस बयान पर पेरिस का पूरा ऑडिटोरियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। हमारी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए हैं। चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में निरंतर 12 साल तक देश की सेवा करना मेरे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है। यह भारत के लोकतंत्र की शक्ति है जिसने एक चाय वाले को यहां तक पहुंचा दिया। फ्रांस की धरती से अपने 12 साल के बेदाग और विकास परक कार्यकाल का यह विराट रिपोर्ट कार्ड पेश करके पीएम मोदी ने न केवल वैश्विक मंच पर भारत की ताकत दिखाई है, बल्कि देश के भीतर भी विपक्ष को एक कड़ा और साफ संदेश दे दिया है। बता दें कि पीएम मोदी का यह फ्रांस दौरा न सिर्फ कूटनीतिक रूप से बेहद अहम है, जहां रक्षा,
अंतरिक्ष और व्यापारिक समझौतों पर बात हो रही है, बल्कि इस दौरे ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि 7 समंदर पार भी पीएम मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ कितना ऊंचा है। फ्रांस की धरती से दिया गया यह 12 साल का रिपोर्ट कार्ड अब भारत की घरेलू सियासत में भी चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन गया है। अयोध्या के भव्य राम मंदिर में रामलला के चढ़ावे पर ऐसी नजर लगी कि अब लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासत भूचाल आ गया है। प्रभु श्री राम के दरबार में हुए इस कथित घोटाले ने अब एक बड़े राजनीतिक दंगल का रूप ले लिया है। बता दें, चढ़ावे की चोरी के मामले ने अब तक एक बहुत बड़ा सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। आम आदमी पार्टी के फायर ब्रांड नेता संजय सिंह ने चंपत राय और अन्य के खिलाफ एफआईआर करने की मांग को लेकर तहरीर दी है। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। अयोध्या के भव्य राम मंदिर में रामलला के चढ़ावे पर ऐसी नजर लगी कि अब लखनऊ से लेकर दिल्ली तक की सियासत में भूचाल आ गया है। प्रभु श्री राम के दरबार में हुए इस कथित घोटाले ने अब एक बड़े राजनीतिक दंगल का रूप ले लिया है। चढ़ावे की चोरी के मामले ने अब एक बहुत बड़ा सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। आम आदमी पार्टी के फायर ब्रांड नेता संजय सिंह ने चंपत राय और अन्य के खिलाफ एफआईआर करने की मांग को लेकर तहरीर दी है। वहीं संजय सिंह समेत पूरा विपक्षी दल सीएम योगी और बीजेपी पर तीखा हमलावर है। संजय सिंह ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। मैंने आज एक तहरीर दी है थानाध्यक्ष अयोध्या के नाम पे, राम जन्मभूमि क्षेत्र के नाम पे, और उनसे मांग की है कि चंपत राय और जितने भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, गबन और भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया जाए, चढ़ावे में चोरी, जमीन खरीद में चंदा चोरी और भ्रष्टाचार, और इन लोगों की तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। ट्रस्ट जो है वो भंग होना चाहिए। विपक्ष के इस करारे हमले के बाद सत्ता पक्ष भी बैकफुट पर नहीं है। इस मामले पर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के भीतर से भी तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बीजेपी खेमे के नेताओं ने दबी जुबान में माना है कि राम मंदिर जैसे पवित्र स्थान पर ऐसी घटना होना वाकई बेहद शर्म की बात है। एनडीए नेताओं का कहना है कि जांच चल रही है, जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जो भी दुर्घटनाएं इस तरह की होती हैं दुर्भाग्यपूर्ण होती हैं, लेकिन हमें भरोसा है कि इसमें न्याय होगा। जो दोषी पाए जाएंगे उनको दंड मिलेगा। देखिए, वो राजनीति है इस दृष्टि से कि योगी जी को कमजोर कर दें, सब समझते हैं इस बात को। इसीलिए किसी भी विषय की राजनीति राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानकर करनी चाहिए। उसके बिना तो आप दल तक को मजबूत नहीं रख सकते, समाज को क्या रख। जो भी है इस प्रकार की बातें हमारे लिए बहुत बड़ी दुख की बात है। प्रदेश की सरकार का लैंड ऑर्डर का कानून का है, वो देख रहे हैं। योगी जी को इस मामले में हमने प्रेज करनी चाहिए कि वो बिल्कुल जड़ से निकाल लेंगे सारी चीज़ों को। देखिए, भगवान राम का जो धन है, जो जनता ने दिया है, उसको कोई लूट नहीं सकता। रावण तो उनके सामने, भगवान राम के सामने ठहर नहीं पाया। कोई भी आदमी अगर भगवान राम के धन को लूटने का प्रयास करेगा तो पहले उसे कानून का जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो बाद में खुद भगवान को जवाब देना पड़ेगा। बता दें कि राम मंदिर में चढ़ावे और चंदा चोरी की जांच के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान वह रामलला के दर्शन, जनसभा को संबोधित करने के साथ साथ मंदिर के हालात और चल रही जांच की समीक्षा के लिए अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। ये तो साफ हो गया है कि अब यह मामला सिर्फ एक चोरी की घटना तक सीमित नहीं रह गया है। 2026 की सियासत में राम मंदिर का मुद्दा एक बार फिर गर्मा चुका है। एक तरफ जहां विपक्ष इसे भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन का बड़ा मुद्दा बनाने में जुट गया है, वहीं सरकार और प्रशासन पर जल्द से जल्द दोषियों को सलाखों के पीछे भेजने का भारी दबाव है। वहीं संजय सिंह की तहरीर ने इस मामले में एक बार फिर आग में घी डालने का काम किया है।
राजधानी दिल्ली में गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात दो अलग अलग स्थानों पर आग लगने की घटनाओं से हड़कंप मच गया है। पहली घटना बाहरी दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके के एस ब्लॉक स्थित फर्नीचर मार्केट में हुई, जबकि दूसरी घटना द्वारका मेट्रो स्टेशन के पास टीन शेड में चल रहे एक नमकीन फैक्ट्री में सामने आई। राहत की बात यह रही कि दोनों घटनाओं में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं मिली है और दमकल विभाग ने समय रहते आग पर काबू पा लिया। मंगोलपुरी के एस ब्लॉक स्थित फर्नीचर मार्केट में देर रात अचानक आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही दिल्ली फायर सर्विस की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और बचाव एवं बुझाने का अभियान शुरू किया गया। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। दिल्ली में गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात दो अलग अलग स्थानों पर आग लगने की घटनाओं से हड़कंप मच गया। पहली घटना बाहरी दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके के एस ब्लॉक स्थित फर्नीचर मार्केट में हुई, जबकि दूसरी घटना द्वारका मेट्रो स्टेशन के पास टिन शेड में चल रही एक नमकीन फैक्ट्री में सामने आई। राहत की बात यह रही कि दोनों घटनाओं में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है और दमकल विभाग ने समय रहते आग पर काबू पा लिया। मंगोलपुरी के एस ब्लॉक स्थित फर्नीचर मार्केट में देर रात अचानक आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही दिल्ली फायर सर्विस की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और बचाव एवं बुझाने का अभियान शुरू किया। फर्नीचर मार्केट होने के कारण दुकानों में बड़ी मात्रा में सूखी लकड़ी, प्लाईवुड, फोम और अन्य ज्वलनशील सामग्री मौजूद थी, जिससे आग ने कुछ ही समय में विकराल रूप धारण कर लिया। हालांकि दमकल कर्मियों की कड़ी मेहनत के बाद आग पर पूरी तरह नियंत्रण पा लिया गया है। वहीं आग को लेकर स्थानीय निवासियों का कहना है कि हर 3 साल में यहां आग लगने से नुकसान होता है। ये फर्नीचर का काम होता था इसमें, तो इसमें पता नहीं लगा किस तरीके से किसने क्या हुआ, कैसे आग लगी, इस चीज़ का हमें मालूम नहीं है। ये घटना घटी है रात 2 बजे। बचाव तो कुछ ही नहीं हुआ, सारा जल चुका है, सारा राख हो गया, कुछ भी नहीं बचा। सर जी रात को अपना आप लग गई है, पता नहीं कैसे लग जाती है, कौन लगा देता पता नहीं क्या चक्कर है। कोई ना कोई 3 साल बाद आग लगी जाती, पता नहीं कैसे 2-3 साल बाद लगी जाती, पता नहीं कैसे कोई ना कोई लगाता है। या तो घर 3-4 लाख का तो माल होता ही है एक आध दुकान में, सारी दुकानों में। शुरुआती जानकारी के अनुसार किसी के घायल होने या जानमाल की हानि की खबर नहीं है, लेकिन दुकानों में रखा लाखों रुपए का फर्नीचर और कुछ वाहन आग में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। लोगों की सूचना पर पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचकर आग लगने के कारणों की जांच कर रही हैं। यदि दमकल विभाग समय पर नहीं पहुंचता तो आग आसपास के रिहायशी इलाकों तक फैल सकती थी। उधर द्वारका मेट्रो स्टेशन के पास टिन शेड में संचालित एक नमकीन फैक्ट्री में भी आग लग गई। दिल्ली फायर सर्विस के अनुसार ये मेक 4 श्रेणी की आग थी। दमकल विभाग ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और सुबह करीब 3:30 बजे सभी यूनिट वापस लौटाई गई। उत्तर प्रदेश के शामली के चर्चित आयुष मालिक धर्मांतरण मामला अभी ठंडा नहीं पड़ा था कि मुजफ्फरनगर से एक और विधवा महिला का धर्मांतरण करा जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि नाम छिपाकर आरोपी ने महिला को अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर क्लियर शरीफ से ले जाकर उनका नाम बदला और धर्म परिवर्तन करा दिया। इतना ही नहीं, महिला से 30 लाख रुपए की ठगी भी की गई है। बता दें, पीड़िता ने हिंदूवादी संगठन के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंचकर कार्रवाई की मांग की है। इसी पर देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के शामली का चर्चित आयुष मलिक धर्मांतरण मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि मुजफ्फरनगर में एक विधवा महिला का धर्मांतरण कराए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि नाम छिपाकर आरोपी ने महिला को अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर क्लियर शरीफ ले जाकर उसका नाम बदला और धर्म परिवर्तन करा दिया। इतना ही नहीं, महिला से 30 लाख रुपए की ठगी भी की गई। पीड़िता ने हिंदूवादी संगठन के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंचकर कार्रवाई की मांग की है। एक राजू एसपाक है, पहले उसने मेरे को बोला राजीव बालियान हूँ मैं, पीने गांव का हूँ मैं, और फिर उसके बाद में जो है मेरे साथ धोखा किया। कलिया शरीफ में ले जाकर मेरे से निकाह किया, अपने घर में ले जाके मेरे को नमाज पढ़ाई, रुआवजा में कुछ पिलाया उसने मेरे को, और फिर उसकी 2 बेटियां थी वहाँ पे और बेटे थे वहाँ पे। उन्होंने जबरन मेरे से नमाज पढ़वाई और जब से मैं परेशान हूँ कि
क्या हो गया मेरे साथ में, इसको अब बताया मैंने। क्योंकि मैं सोच रही थी कि घुट घुट के मर रही हूँ मैं। समाज में है ना, मेरी बेटियां हैं, उनको किसी को मालूम होगा तो क्या चाहते हो आप? मैं ये चाहती हूँ कि वो बहुत महिलाओं के साथ भी ऐसा कर रहा है कि जितनी विधवा है उनको सब लूट रहा है। मेरे को मालूम हुआ है, तब मैं बाहर निकल कर आई। इस मामले पर हिंदू संगठन भी खुलकर सामने आ गए हैं। हिंदू संगठन आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कर रहे हैं। अब जो आइडिया निकल के आ रही है और जो पता महिला हिंदू है, ये जाट है। देखो उस बंदे ने भी जाट नाम बताया। बहुत दुखद है कि मतलब हमारे समाज में लेडीज को इतना मतलब अपने कॉन्फिडेंस में ले लेते हैं। ये महिला जाट है, उसने भी अपना नाम जाट बताया। हाँ, जाट बताने ये कोई दिक्कत नहीं थी बेचारे। तो भाई अपना विधवा थी तो सहारे की जरूरत तो थी, गलती इनकी तो है नहीं, सहारे की जरूरत थी, बच्चे थे। लेकिन उसने इतना गलत काम किया कि फिर पता लगा वो मुसलमान है। 5 साल से वहाँ महिला को भी पता था कि अब 5 साल से, हाँ। लेकिन कोई इस बीच कोई नहीं, इस बीच क्या है कि देखो समाज का डर उस बंदी को इतना लगा कि अब समाज में पता लगेगा ये मुसलमान है तो मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ मुंह दिखाऊंगी। ये अपनी पैसे ही उससे मांगती रही वापस कि भाई मेरा जो पैसा तेरे ने लिया है वो दे दे। तो वो आजकल करता रहा, जो बता रही है कि उसने मना कर दिया। ने पुलिस को संपर्क नहीं किया इस बीच? नहीं, अब पहली बार। तो कोई मतलब FIR दर्ज तो नहीं, अब पहली बार हुआ है। उसने कह रही अब मैं इस नौबत में हूँ कि या तो मेरे सामने मैं जीऊं या मरूं। अब मैं बड़ी गलानी अपने आप में महसूस कर रही हूँ, तो लेकिन मैं इसका इलाज करना चाहती हूँ। देखिए, हमारे हिंदू समाज की बहन जिसके साथ धर्मांतरण लव जिहाद हुआ है, आज हिंदू संघर्ष समिति का प्रतिनिधिमंडल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से मिला और हमने पीड़ित बहन के न्याय दिलाने के लिए मांग की। कप्तान साहब ने मैं आश्वस्त किया, तुरंत उसमें मुकदमे के आदेश कर दिए गए हैं, मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो छांगुर गैंग के जो कीड़े हैं और ये यहाँ पर फन उठा रहे हैं मुजफ्फरनगर में, आप देख रहे हैं शामली जनपद में भी क्या माहौल है। तो हमें पूरी उम्मीद है जनपद की पुलिस इन छांगुर गैंग के कीड़ों को रगड़ कर यहाँ से साफ करेगी। ऐसी हमें उम्मीद है, पीड़ित बहन को न्याय मिले। जानकारी के मुताबिक 2016 में उसकी मुलाकात राजीव बालियान नाम के एक व्यक्ति से हुई थी। राजीव ने पीड़िता को अपनी मीठी बातों से उसका भरोसा जीत लिया और साल 2017 में शादी का प्रस्ताव रखा। आरोप है कि शादी की बात आगे बढ़ने पर आरोपी ने एक सोची समझी साजिश के तहत उसे अपने जाल में फंसाया। इसलिए उन्हें मुस्लिम रीति रिवाज अपनाने होंगे। आरोपी महिला को कलियर शरीफ रुड़की ले गया, जहां उसने अपना नाम अशफाक और महिला का नाम नूरजहां रखकर निकाह कर लिया। अब पीड़िता आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। करेंगे बॉलीवुड की डांसिंग डीवा नोरा फतेही अपनी फिटनेस और ड्रेसिंग सेंस के साथ साथ अपने स्पेशल मोमेंट्स भी फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं और इमोशनल पोस्ट कर अपने जज्बात बयां करती नजर आती हैं। इसी कड़ी में नोरा फीफा वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस करने की बड़ी अचीवमेंट पर ग्रेटिट्यूड जाहिर करती देखी गई हैं। एक्ट्रेस ने कुछ पिक्चर्स की एक सीरीज शेयर की है जिसमें उनकी माँ, बहन, भाई और स्कूल टीचर समेत कई दोस्त शामिल हैं। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। डांसिंग डीवा नोरा फतेही अपनी फिटनेस और ड्रेसिंग सेंस के साथ साथ अपने स्पेशल मोमेंट्स भी फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं और इमोशनल पोस्ट कर अपने जज्बात बयां करती नजर आती हैं। इस कड़ी में नोरा फीफा वर्ल्ड कप में परफॉर्म करने की बड़ी अचीवमेंट पर ग्रेटिट्यूड जाहिर करती देखी गई है। एक्ट्रेस ने कुछ पिक्चर्स की एक सीरीज शेयर की है जिसमें उनकी माँ, बहन, भाई, स्कूल टीचर और दोस्त शामिल हैं। नोरा फतेही के जरिए शेयर की गई ये तस्वीरें टोरंटो में हुए दूसरे फीफा वर्ल्ड कप ओपनिंग सेरेमनी की है, जहां एक्ट्रेस ने परफॉर्म किया था। इस स्पेशल पोस्ट को शेयर करते हुए नोरा ने कैप्शन में लिखा है, I wanted to share this with you guys. I have been performing for over a decade now. I have been lucky to have massive moments in my career and I have shared it with some of my favorite people, but never my entire family and loved ones at the same time. This was the first time ever that I finished a performance and found all my loved ones together waiting to embrace me. It was truly an emotional moment for me. इतना ही नहीं, नोरा ने अपने फैमिली मेंबर्स और स्कूल टीचर के प्रेजेंस के लिए उनका शुक्रिया अदा भी किया। नोरा फतेही की करियर की बात करें तो उन्होंने फिल्म रोर टाइगर्स ऑफ द सुंदरवन से अपना एक्टिंग डेब्यू किया। वहीं रियलिटी शोज बिग बॉस 9 और झलक दिखला जा उनके करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुए।
इसके बाद नौरा ने बाहुबली, किक 2 और सत्यमेव जयते जैसे मूवीज में आइटम नंबर से ऑडियंस का दिल जीता और बॉलीवुड की डांसिंग दीवा बनकर उभरी। साल 2022 के फीफा वर्ल्ड कप की क्लोजर सेरेमनी में परफॉर्म कर नौरा ने इंटरनेशनल फेम हासिल की और एक बार फिर फीफा में धमाल मचाकर लाइमलाइट बटोर रही है। और न्यूज पॉइंट में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए न्यूज प्लस पर। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।